बेटी, एक बार चल के लड़के को देख तो लो। मेरा दावा है कि लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाला बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ बेटी, हम लोग तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है। किसी अच्छे लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे ना। आखिर तू हमारी इकलौती बेटी है। अच्छा ठीक है माँ, अब ज़्यादा भावुकतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल ना करो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर, बिना देर के हम सब चलते हैं। सभी बाला के घर पहुंचते हैं। अरे क्या बात है बहन जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया? जी बस आता ही होगा। तभी वहां बाला आता है। लो जी, आ गया मेरा बेटा। ये लोग तुझे देखने आए हैं और ये इनकी बेटी नम्रता है। बाला के सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते। ये देख नम्रता और उसके परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो टकला है। हे भगवान, माँ पिताजी, आप दोनों एक टकले से मेरी शादी करवाने वाले थे। अरे ये तो पूरा उजड़ा चमन है। देखो बेटी, इस तरह किसी का मजाक उड़ाना गलत है। किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते। बालों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। लड़का टकला है तो क्या हुआ, इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है। आप चुप रहिए जी। इसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भी सर पर बाल नहीं है। मैंने तो आपसे शादी कर ली, मगर मैं अपनी बेटी की शादी एक टकले से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। अरे ये क्या, कब से आप लोगों ने टकला टकला लगा रखा है? और माफ करना, तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो। तुम लोग मेरे घर में आकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ तो जा रहे हैं ना, हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। नम्रता और उसके परिवार वाले उठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी नम्रता का छोटा भाई जाते जाते कहता है, टकला। तेरा बाप टकला। और इस तरह बाला का रिश्ता टूट जाता है। फिर एक दिन सड़क के किनारे एक आदमी घूम घूम कर कंधी बेच रहा होता है। कंधी ले लो, कंधी, एक से बढ़िया एक कंघी ले लो, नए जमाने की कंघी ले लो। अरे भाई ये ले लो। घूमते घूमते वो बाला के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, कंधी लोगे क्या? ये लो। तभी उसकी नजर बाला के सर के ऊपर पड़ती है। अरे माफ करना भाई साहब, आप इसे लेकर क्या करोगे? आपके सर पर तो बाल ही नहीं है, आपका तो स्टेडियम पूरा खाली है। चलता हूँ, कंधी ले लो, कंधी ले लो। कंधी वाले की बातें सुनकर बाला को बुरा लगता है। उस समय बाला को ऐसा महसूस होता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज़ अगर है तो वो सिर्फ बाल है। बाला सड़क पर चलते हुए लोगों के बाल बड़े गौर से दिखता है। चलते चलते बाला एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? थोड़े से बाल अगर मुझे दे देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। अरे भाई, आज पहला इंसान देख रहा हूँ जो मंदिर आकर भगवान से अपने लिए बाल मांग रहा है। बेटा, भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, अच्छी सेहत है, अच्छी नौकरी है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाला वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर बाला खाना खाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। फिर सुबह जब बाला सोकर उठता है तो आईने के सामने अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। बाला के सर पर एकदम घने बाल आ जाते हैं। बाला खुशी से झूम उठता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरे सर पर बाल आ गए। लेकिन ये हुआ कैसे? दोस्तों, अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। की जेठानी शांति अपने दो बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी। लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाते हुए कहती है, अरे आती हूँ, कौन है? सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं। वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए आइए जेठ जी। कैसी हो शांति? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ,
सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया राम राम, कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शांति, ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय कॉफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुई कहती है। अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने में लग जाती है। इतने में सोहन आवाज लगाता है। अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं। शांति, अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा। अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी? घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं। अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो, परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, पर दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ न सकी और गांव में रहती है। लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, पर तो हम आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया। आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है। और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तू कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है। कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जिठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहाँ बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है। बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है। तनुजा, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ? तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़ जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई। कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती है, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके तनुजा मंजरी का मजाक बनाती हुए कहती है। अनपढ़ कहीं की। तनुजा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी होती है। तनुजा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वो घर के कोई काम नहीं करती और अपनी जिठानी का मजाक बनाती रहती। तनुजा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शांति ने अपनी बड़ी बहू से कहा। मंजरी, तनुजा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? आता तो है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी उसे कुछ बोलती हूँ
वो और भी जली कटी बातें मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। बहू, तूने वो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। मंजरी अपनी सास का इशारा समझ जाती है। वो अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी तो शांति अपनी बड़ी बहू से पूछती है, अरे बहू, शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या बनेगा खाने में? माँ जी, मेरे तो सर में बहुत दर्द है आज। मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएगी। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों तनुजा? इतना कहकर मंजरी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शांति कहती है, ये तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है। हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। तनुजा, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती हैं। आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शांति की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई, पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू, क्या सोच रही हो? खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सर हिला देती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं इंटरनेट से देखकर कुछ बना लेती हूँ, मेरी वाहवाही पूरे घर में हो जाएगी। मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी, आज आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी कि। इतने में शांति छोटी बहू की टांग खींचते हुए कहती है कि पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी। ए ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शांति और मंजरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तनुजा रसोई घर में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे रसोई घर की चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीज़ें निकालती है और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में खाना बन जाता है तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात तो सही कही बड़ी बहू तूने, खुशबू तो अच्छी है। ऐसी खुशबू तो मेरे खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू 7वें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। जैसे ही सोहन एक निवाला खाता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शांति सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों से पानी आ गया? सोहन चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू कर देता है। इतने में सोहन छोटी बहू से कहता है, बेटी तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो? खाना सच में बहुत अच्छा है। ये कहकर सोहन जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। तनुजा से कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं। जैसे ही छोटी बहू खाना खाती है, वो पानी पानी कहकर चिल्लाती है, पानी, इसमें तो पानी। ये खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। तनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, ये मेरी गलती नहीं है। इंटरनेट पर दिखाया था कि 4 चम्मच नमक और मिर्च डालने हैं। अब मंजरी को भी मौका मिल गया और उसने तनुजा पर तंज कसा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हर जगह अपनी पढ़ाई दिखाती हो, दूसरों का मजाक उड़ाती हो। अब पता चला ना, हर चीज़ में पढ़ाई काम नहीं आती। और तुम तो शहर में रही हो, तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए ना। बेटा, अगर तूने ठीक से सब सीखा होता तो आज तुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बात शहर या गांव की नहीं होती। मंजरी गांव से आई है, लेकिन उसे घर का काम करना और खाना बनाना सब अच्छी तरह से आता है। तुम शहर में रही हो, तुमने ये सब क्यों नहीं सीखा? छोटी बहू सर नीचा कर सबसे माफी मांगती है और बहुत शर्मिंदा होती है। दीदी, मुझे माफ कर दो,
मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, पर आपने मुझे हमेशा ही माफ किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करने लगी और एक दूसरे को अपने गुण बांटने लगी। मंजरी ने अपनी देवरानी को खाना बनाना और घर का काम करना सिखाया, वहीं तनुजा ने भी अपनी जेठानी को पढ़ना लिखना सिखाया। शांति और सोहन ऐसी बहुएं पाकर बहुत खुश थे। स्वभाव के चलते वो घर के बाकी लोगों पर भी अपनी मान्यताओं का एक बंधन रखती थी। सब लोग ध्यान से सुनो, आज सूर्य ग्रहण होने वाला है, इसलिए जब तक मैं नहीं कहूंगी कोई कुछ नहीं खाएगा। सुधा बहू, पानी में तुलसी के पत्ते डाल दे। घर के सभी लोगों को चेतावनी देकर उर्मिला देवी वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद नवीन रसोई घर में जाता है और उर्मिला देवी उसे देख लेती है। हे भगवान, ये नास्तिक मेरे घर में कहां से पैदा हो गया? माँ, ग्रहण तो सूरज को लगने वाला है, भला इसका मेरे भूख से क्या लेना देना है? तुम बिना माँ। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। जाने दीजिए माँ जी, नवीन तो अभी बच्चा है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। तू इसकी तरफदारी मत कर बहू, ये तो बचपन से ही चटोरा है, और वैसे भी बहू इस प्रकार घर गृहस्थी नहीं चलती, ये कभी नहीं सुधरेगा। चल भाग यहाँ से। ओके, बाय माँ, बाय बाय भाभी। नवीन वहाँ से चला जाता है। छुट्टी वाले एक दिन घर के सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं। देखो, सलमान खान की दबंग 3 फिल्म आ रही है। अरे हटो, सलमान खान भी कोई हीरो है क्या? बहू, आज तो टीवी पर जय संतोषी माँ फिल्म आने वाली थी ना, 8 तो बज गए। ला नीलेश, टीवी का रिमोट दे। अरे नहीं माँ, आजकल ऐसे फिल्मों को कोई नहीं देखता, धार्मिक फिल्मों का जमाना गया माँ। तुम सब लोग आजकल की फूहड़ फिल्में देखकर बिगड़ रहे हो और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हो। चलो भैया, अब दबंग फिल्म तो भूल जाओ, माँ का आस्था चैनल शुरू हो गया है। तुम लोग नहीं सुधरने वाले, जाओ। इस तरह दोनों भाई चिढ़कर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, नीलेश बेटा, तू फटाफट नहा धोकर तैयार हो जा, बनारस वाले पंडित जी आते ही होंगे। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। लो, पंडित जी तो आ गए। आइए आइए पंडित जी, बैठिए। तुम तो जानती हो उर्मिला बहन, हम जल्दी किसी के घर पर नहीं जाते हैं। हमारे दर्शन पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप तो अंतर्यामी है पंडित जी, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। बड़ी परेशानी से दिन कट रहे हैं। इसीलिए तो हम आए हैं। आज से ठीक 10 दिन बाद हिमालय के भोलेनाथ के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। पूरे परिवार के साथ वहां जाकर तुम्हें इन सभी चीजों का दान करना पड़ेगा। फिर पंडित जी उर्मिला देवी को सामान की एक लंबी चौड़ी पर्ची देते हैं। पंडित जी, ये तो बहुत सारा सामान है, और फिर हम सब लोग इतनी दूर हिमालय कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं उर्मिला बहन, मैं वहां जाकर तुम्हारे नाम से पूजा कर दूंगा और सभी चीजों का दान भी कर दूंगा। सब मिलाकर 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। वैसे भी साल भर में 2-4 बार मैं हिमालय आता जाता रहता हूँ। 1 लाख? नीलेश बेटा, तूने सुना ना, जा जाकर पैसे ले आ। कैसी बात करी हो माँ? 1 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। मैं 1-1 रुपए बचाकर इस घर का लोन चुका रहा हूँ। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। नीलेश कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। आजकल के बच्चों को तो आप जानते हैं,
खैर आप बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। उर्मिला देवी पंडित जी को पैसे दे देती है और पंडित जी वहां से चले जाते हैं। ठीक एक हफ्ते के बाद नीलेश के घर उसके ऑफिस से एक आदमी आता है। और रोहित, अचानक इतने सवेरे कैसे आना हुआ? कुमार साहब ने ऑफिस के जो पैसे तुम्हें रखने के लिए दिए थे, मैं वही लेने आया हूँ। अच्छा तुम रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। नीलेश देखता है कि उसके लॉकर में पैसे नहीं है। हाँ माँ, मेरे लॉकर के पैसे कहाँ गए? वो मैंने उस दिन पंडित जी को दे दिए थे। ओह माय गॉड, माँ तूने ये क्या किया? वो मेरे बॉस के पैसे थे, अब मैं क्या करूंगा? और नीलेश अपना माथा पीटते हुए वहीं बैठ जाता है। शिक्षा, जरूरत से ज्यादा आस्तिक होना और एक तरफा सोच हमेशा मुसीबत को जन्म देती है।